स्टूडियो में दो मेहमान हमारे साथ बड़े खास मौजूद हैं, विजय शर्मा जी और अजय चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आगे की चर्चा को बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि अभी जो है जो बीजेपी और जो गठबंधन जो दोनों पार्टियों ने बनाया है, इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन जो इनका दोनों का बराबर जो चल रहा है, तो आखिर ये इस बार बीजेपी के बराबर आने वाली है कांग्रेस, जो गठबंधन की सरकार कांग्रेस ने बनाई है वो बीजेपी के बराबर आने वाली है, तो इसका क्या कारण लगता है आपको? ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं जी कि ये जो हो रहा है उम्मीद से बाहर हो रहा है। जी। और हो सकता है कि सरकार जो है उसमें कुछ कार्य में कोई कमी रह गई हो, जिसके परिणाम स्वरूप ये आंकड़े आ रहे हैं। बाकी आश्चर्यजनक है। जनता को आप इस मतलब जैसे आज अभी कांग्रेस और बीजेपी जो हैं दोनों ने अपने गठबंधन बना के सीटों को मतलब ऐसा किया कि और जो बीजेपी का जो गढ़ जो माना जाता है जो जगह है वहां पे कांग्रेस भारी पड़ रही है, उसका क्या रीजन हो सकता है? दोनों लड़कों की जोड़ी तो भारी पड़ गई मोदी जी को। और सुबह तो एक बार जैसे टीवी ऑन किया रिजल्ट देखे तो इतना आश्चर्यजनक रहा कि मोदी जी 2-3 राउंड में पीछे चल रहे थे। जी आपने शायद देखा होगा जी। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी डिफीट खाएगी बीजेपी, इसकी उम्मीद शायद देश की जनता को या किसी भी नेताओं को नहीं थी। वो बार बार जो कल जो एग्जिट पोल के जो रुझान आ रहे थे, किसी भी चैनल ने इस तरीके के 50-60 से नीचे सीटें किसने नहीं दी, और यहीं पे आके 35 पे जो भाजपा रुक रही है, एनडीए रुक रहा है, तो ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। और सरकार बनाने में कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहेगी इनको। जो सरकार जो डिसीजन ले सकते थे, जो सरकार बना करके ये कार्य करने की क्षमता रखते थे, या इनके जो भी सोच थी, कहीं ना कहीं रुकावट तो आएगी। जिस तरीके से सुचारू रूप से काम चल होना चाहिए था इनकी नजर में, जनता ने उसको एक बार तो स्वीकार किया है। इस बार ये देखा गया है कि एससी और एसटी के जो वोट थे वो समाजवादी पार्टी को भी कई ज्यादा दिए गए हैं। मतलब अब की बार समाजवादी पार्टी बराबर की टक्कर में है, इसका क्या कारण हो सकता है? एससी और एसटी वोटर्स डाइवर्ट क्यों हो गए हैं? मैम, सारे दल जब एक हो जाएंगे, वोट कहाँ बढ़ती थी? कांग्रेस में, कांग्रेस से समाजवादी में जी। आरएलपी, जब सारे गठबंधन, जब सबकी टीम ही एक हो गई तो वोट तो एकजुट होकर डलेंगे ना। वोट एकजुट क्यों नहीं होंगे जब सब ने अपना लीडर ही एक चुना है, जब एक ही मेंबर खड़ा कर रहे हैं, तो नेचुरल बात है कि वोट भी, और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन या ओबीसी फैक्टर भी कहीं ना कहीं भारी पड़ा है। ओबीसी फैक्टर को ये पूरी तरह से भुना नहीं पाई। दूसरी जो माइनॉरिटी की वोट है, मुस्लिम जो वोट हैं, वो भी एक तरफा इंडिया गठबंधन की तरफ गई है। हाँ, योगी जी का जो प्रभाव रहना चाहिए था वो प्रभाव देखने में कम मिला। देखिए, बीजेपी इस बार पंजाब में और हरियाणा में बड़ी मात खा रही है। इस बार ऐसा लगता है कि शायद वहां से उनकी तो सरकार बिल्कुल मैं हरियाणा से हूँ जी। मेरा क्षेत्र, मैं रेवाड़ी से हूँ जी जी। कुछ एक्चुअल जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी से नाराजगी बहुत ज्यादा है। उसी का परिणाम है दक्षिणी तो हरियाणा है। दक्षिण हरियाणा में आते हैं आपके महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, और यहाँ तक कि आप देखिए ना, राज बब्बर कहाँ से ला करके गुड़गांव से इन्होंने उतारा है, और इंद्रजीत सिंह यादव जो अहिरवाल के मुखिया सरताज कहे जाते हैं, उनको टक्कर दी है, और काफी राउंड तक वो आगे चले हैं राज बब्बर। तो दक्षिण हरियाणा ने सपोर्ट किया है, लेकिन जाट बाहुल्य क्षेत्र में आपके खट्टर जी भी टक्कर में रहे हैं। यहाँ ये महेंद्रगढ़ भिवानी से जो डॉक्टर धर्मवीर जी यादव बीजेपी से जीते हैं, रिजल्ट आ चुका उनका, शायद जीत चुके वो। तो धर्मवीर जी, डॉक्टर धर्मवीर चौधरी जो जीते हैं, उनकी तुलना, उनकी टक्कर थी राव दान सिंह जो महेंद्रगढ़ से थे। फिर भी ये महेंद्रगढ़ की जो अहिरवाल की वोटें हैं, ये बीजेपी में वो 70 से 80% तक जो हमारा आकलन रहा है, वो वोटें वहां पर डाइवर्ट हुई बीजेपी की, तो कुछ सीटें बच पाई हैं। वरना आप ये कह सकते हो कि एक तरफा हरियाणा से बीजेपी का सफाया होने वाला था। ये दक्षिणी हरियाणा की बदौलत कुछ सीटें ये बचा पा रहे हैं। खट्टर जी की अपनी अलग वैल्यू थी, उन्होंने जो त्याग किया, खट्टर जी ने जो एकदम से अपनी सारी प्रॉपर्टियां डोनेट कर दी, मुख्यमंत्री पद का भी त्याग किया, तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इफेक्ट था। इसके पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से खट्टर जी तो अपनी सीट को सेव कर पाए हैं। बाकी आपके हिसार से भी सफाया जेपी जी जीत गए, आपके 2 लाख वोटों से तकरीबन जीते हैं ये दीपेंद्र जी हुड्डा। दीपेंद्र जी हुड्डा तो पिछली बार भी टक्कर में रहे थे, जब मोदी जी की प्रचंड लहर थी, उस टाइम पर भी ये रोहतक सीट से बहुत टक्कर में रहे थे।
देखिए मोदी जी ने चुनाव को जीतने के लिए कई गारंटियां भी अनाउंस करी, जो जनता के लिए थी या जिनके लिए थी, तो उन गारंटियों को लेकर क्या कहेंगे कि वो सही में पूरी होती भी है जनता के लिए? मुझे लगता है कि जनता ने वो गारंटी सब नकार जी उसका ये परिणाम है। जी। अगर जनता उस गारंटी स्वीकार करती तो ये शायद 400 पार होता। तो कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास हुआ उन गारंटियों के प्रति या कार्य के प्रति रोष था जो कर रही है सरकार। तो ये सब उसका परिणाम है। जी। देखिए अभी जो चुनाव का माहौल है उसके अंदर कई ऐसे नए नए चेहरे हैं जो पार्टी ने उतारे हैं। अगर देखेंगे हिमाचल से तो कंगना रनौत को, जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनको उतार दिया, मगर उनके उनके जो मतदान है अगर उनको देखा जाए तो कंगना रनौत 20,000 वोट आगे चल रही है। मतलब जो ऑलरेडी एक जड़ थी जो चलती हुई आ रही है, मगर वहाँ एक नया चेहरा उतारने के बाद भी अगर इतनी अच्छी चीज चल रही है तो उस पे क्या लेके कहेंगे कि नए चेहरे जनता को एक्सेप्टेबल होंगे? मैडम ये तो बॉलीवुड का चमत्कार मानो कि कोई बॉलीवुड एक्टर उतार दिया आपने या उनकी फैन फॉलोइंग मानो, तो उसके कारण ये सब हो रहा है। जी। मैं पिछले 5 दिनों से मनाली और मंडी साइड था जी। एक्चुअल घूमने के लिए गए थे हम। जी। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी पब्लिक से बातचीत करी, जहाँ पर हमने खाना खाया या जहाँ पर हम बैठे, तो कुछ लोगों के रुझान मेरे को बड़े विचित्र लगे वहाँ पर। मैं एक्चुअल मनाली एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे से पहला सवाल किया कि आप बीजेपी की तरफ से? उन्होंने सर हम तो वैसे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर देखो मैंने वोट बीजेपी को दी है, लेकिन कंगना जी जीतेंगी विक्रमादित्य जी के सामने, ये हमको 2% चांस लग रहे हैं। ऐसे ही रुझान मेरे को वहां से 10 जगह से मिले, लेकिन क्योंकि विक्रमादित्य जी का देखा मैंने, एक तरफा वहां पर होल्ड है, पुराने राज परिवार से हैं वो, और कहीं न कहीं कंगना जी रनौत जो वो बेखौफ बोलती हैं या बोल दो कि बेधड़क बोलती हैं वो, उसका कहीं न कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इश्यू आते हैं। तो जो ये बढ़त देख रहा हूँ मैं, पब्लिक कहने से वहां पर नेगेटिव कह रही थी, लेकिन रुझानों को देख के मेरे को लग रहा है कि वो जो उनका बोलने का लहजा और जो टोन है या जो आक्रामकता है उनमें, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और वो पब्लिक को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रही है। जी। क्योंकि देखिए एक नया चेहरा अगर पार्टी उतार रही है तो उसके ऊपर कई दांव खेले जाते हैं। वहां पर कोई टिकट लेने के विक्रमादित्य जी के सामने को टिकने के लिए वो नहीं था। जी जी। इन्होंने कंगना रनौत जी ने हिम्मत दिखाई है बाकायदा, और इतना प्रचार और इतना वहां पर इतना इजी मत मानो जो वो विक्रमादित्य जी के सामने खड़ा होकर के लीड बना रही है, तो ये बहुत टिपिकल टास्क था उनके लिए। जी बिल्कुल, बॉलीवुड से सीधा वो अगर उसमें उतरी हैं तो वैसे भी उनके लिए काफी मुश्किलों का दौर रहा कि उन्होंने कैसे प्रचार किया, मीडिया पे उनके बारे में सोशल शॉर्ट वीडियो रील्स, तरह तरह की भ्रांतियां, क्या हथकंडे नहीं अपनाए गए, लेकिन उनसे उभर करके वो ऊपर आ रही है। जी। तो कहीं ना कहीं वो अपने मतलब जो उसे नारा दिया था कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ, कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर दिख रहा है। जी। तो मतलब जनता के लिए सही है। आज हमारे जो सीएम है भजन लाल, वो भी उनका एक नया चेहरा था, पूरा नया था, और जो जयपुर की लोकसभा सीट है जो मंजू जी हैं वो भी जीत चुकी हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो भी एक नया चेहरा था, प्रताप सिंह खाचरियावास, जो अपने आप में एक नाम है, पर फिर भी उनको मात देते हुए वो आज जीत गई है। ये जो जयपुर लोकसभा सीट है ये भाजपा की पारंपरिक सीट है, इसमें लगातार भाजपा ही जीत रही है। जी। पहले गिरधारी लाल भार्गव रहे, जी। उसके बाद रामचरण बोरा जी रहे, तो ये भाजपा की पारंपरिक सीट है, और यहाँ पे उनके जो वोट बैंक है भाजपा का वो कायम रहा, उसके परिणाम स्वरूप उनको जीत मिली। नया चेहरा होने के बाद भी खाली भाजपा के सिंबल पर इनको जीत मिली। आखिर कारण क्या है भाजपा का नए नए चेहरे को उतारना? क्योंकि जो इतने दिनों से चलते हुए आ रहे हैं, इतनी टाइम से जो सरकार में चलते हुए आ रहे हैं, उनको ना उतार कर नए चेहरे क्यों उतार रही है भाजपा? ये तो दो ही शायद पूरी बीजेपी भी नहीं बता सकती सर, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी बता सकते इसके पीछे की मंशा क्या है। नहीं देखिए, एक वो मोटिव होता है कि जनता जो चल रहा है उस पर विश्वास करती है, ये एक नए चेहरे पर विश्वास करती है, क्योंकि बीजेपी का देख रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं, नए चेहरे ही वो अपनी पार्टी के अंदर उतारती जा रही हैं। जी, आप कहीं से भी देखेंगे तो अधिकतर उनके नए चेहरे ही हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो रिजल्ट गंदा ला रहे हो, वो रिजल्ट भी बहुत एक अच्छा लेकर आ रहे हैं। इस बार तो कहीं ना कहीं काफी सीटें खोने का कारण जो रहा है ना, इनके एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि जिन्होंने जिसको टिकट दे दी वही हमारा कैंडिडेट है। सिर्फ पूरा चेहरा मोदी जी के, पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे के ऊपर लड़ा जा रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। और एक्चुअल आज वोटर भी ये सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ,
वो सिर्फ ये सोच के वोट डाल रहा है कि मेरे को नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। बीजेपी का जो वोटर है वो सिर्फ एक बात सोच करके वोट डाल रहा है कि मेरे को प्रधानमंत्री के रूप में मेरे को इनसे काबिल कोई दिखाई नहीं देता। मेरे को नहीं मालूम मेरा लोकसभा मेंबर कौन है, एमपी किसको बनाया जा रहा है, ये क्या, इसके क्या बैकग्राउंड है, क्या कार्यशैली है, वो जानना नहीं चाहता उसके बारे में, ना कोई गूगल करना चाहता, ना जानना चाहता है, ना उसकी हिस्ट्री जानना। अब मंजू शर्मा जी जो जयपुर से जीती हैं, इसके बारे में शायद 40% जो बीजेपी के वोटर हैं वो पूरी तरह इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे कि रहती किस एरिया में। जी लेकिन सिर्फ वहां पर चुनाव सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया है। एक्चुअल आपने भी एक बात नोट की होगी, इस बार आपने मंजू शर्मा के पोस्टर शायद जयपुर में कम देखे होंगे, नरेंद्र मोदी जी के ज्यादा देखे होंगे। जी बिल्कुल जी। सिर्फ नाम था कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी। इसके पीछे कौन खड़ा रहा है ये कोई मायने नहीं रख रहा इस टाइम पे। जी बिल्कुल। अभी जो वोटिंग हुई, इन चुनावों की जो वोटिंग हुई, वो यंगस्टर्स ने बड़ी कम करी। इसका क्या कारण हो सकता है कि यंगस्टर ने वोटिंग कम क्यों? समय ऐसा था कि तापमान बहुत था, टेम्परेचर बहुत था, 50 के नियर अबाउट टेम्परेचर हो रहा है और बहुत से लोग आउट ऑफ स्टेशन घूमने भी जाते हैं। इस समय बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो लोग घूमने जाते हैं, तो ये कारण रहा है कि वोट प्रतिशत कम रहा। ये चुनाव अप्रैल तक हो जाना चाहिए था। ये चुनाव आयोग ने आज स्वीकार किया। मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि चुनाव आयोग ने लिखा है कि ये अगली बार हम चुनाव जो अप्रैल तक करा लेंगे। इसका एक मुख्य कारण गर्मी रहा, दूसरा कि लोग घूमने चले जाते हैं, कोई हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। ये मुख्य कारण, दो मुख्य कारण रहे जिस कारण वोट प्रतिशत घटा। जी देखिए, जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गए तो लोगों ने कहा कि या तो उनको सरकार से उम्मीदें ही नहीं है, या आज देखा जाए तो जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं बुजुर्गों के लिए उनको उनका लाभ नहीं मिल पाता। तो एक ये भी कारण रहा उनका ना वोटिंग करने का। आप देखेंगे कि जितने भी वोट सेंटर जहाँ पे वोट करने हम जाते हैं वोट बूथ पे, तो वहाँ पे आपको हर एक मतलब एज के लिमिटेशन में लोग मिलते हैं, मगर यंगस्टर ने इस बार कम दिया। क्यों? या तो उनका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जो ऑलरेडी है वो उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। देखिए जैसे पेपर लीक हो जाना, एक बच्चा कब तक अपना पूरा टाइम देगा, अपने पूरे साल देगा, क्योंकि उसके पास बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। एक एज लिमिट भी उनमें इस पे क्राइटेरिया रहता है। कांग्रेस ने भी अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा को कई बार घेरा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि ये कारण नहीं रहा कि मान लो जैसे कि ये आप वोट देने नहीं जाए, ये अच्छी बात नहीं है। आपके पास नोटा दे रखा है, नोटा अधिकार है। अगर आपको शायद इंदौर में हुआ भी है नोटा का, नोटा 2 लाख वोट है, 2 लाख वोट मिली नोटा 2 लाख के आसपास नोटा के वोट मिले, तो आप नोटा चुने पर वोट आपको जरूर देने जाना चाहिए। मैम एक बात और, मेरे घर में जैसे मैंने मेरे बच्चों के दोनों फर्स्ट टाइम वोटर थे, दोनों मेरे बेटा बेटी दोनों फर्स्ट टाइम वोटर थे। मैंने उनसे पूछा, वोट डालने गए थे वो विधानसभा के टाइम पे, पूछा मैंने उनसे कि वोट किसको दोगे। मैं मेरे बच्चों पे नहीं कहना चाहता कि भैया आप जाके वोट कांग्रेस को दें, बीजेपी को दें, नहीं। आप सोचो, आप जब गवर्नमेंट ने आपको वोट देने काबिल बना दिया तो ये डिसीजन भी आपको लेना है। तो कहीं न कहीं नकल, पेपर लीक एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कारण था कि मेरे बच्चों ने तो वोट डाली वो अगेंस्ट पार्टी, जो रूलिंग पार्टी थी उसके अगेंस्ट डाली, वो सिर्फ नकल पेपर लीक कहीं न कहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तुम, तो एक्चुअल जो स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं उसके अंदर बाकायदा इस बात का डिस्कशन हुआ है। और जो गहलोत जी के खिलाफ जो उस टाइम पे वोटिंग हुई थोड़ी, जो गवर्नमेंट जाने के कारण रहा, इसमें नकल का एक बहुत बड़ा कारण है, पेपर लीक का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो यंगस्टर्स की वोट वो नहीं ले पाई। जी, कांग्रेस हमेशा बीजेपी को घेरती है एक चीज को लेकर, महंगाई। मुझे लगता है ये टॉपिक अभी खत्म भी नहीं होगा पार्टियों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा टॉपिक बन चुका है शायद जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। मगर आखिर भाजपा के रहते हुए महंगाई का बढ़ने का कारण क्या है? एक बात बताएं आप, 2009 में 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी, 5 या 6 में जब बनी थी, जब शायद पेट्रोल या डीजल की कीमत शायद 30-32 रुपए लीटर थी। 2014 में जब एनडीए सरकार बनी, शायद 64-65 रुपए लीटर थी राजस्थान के भाव। तो जब वहां पर 100% की तेजी आ सकती है, तो आज 90-95 का जो भाव है, तो आज तो उस रेशो में यदि आप तुलना करें तो 50% रेटें बढ़ी। और आप दूसरी बात, जो एक आदमी प्रति व्यक्ति आय थी, जो एक, मैं प्रति व्यक्ति आय पे तो नहीं जाऊंगा, मेरे को पूरे आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन जो एक नॉर्मल गवर्नमेंट कर्मचारी बताता हूँ मैं, 2014 में
जब उसकी सैलरी 40,000 पे रहती है, आज वो जब 70,000 पे पहुंच रही है, तो कहीं नहीं कहीं महंगाई सेटल तो हो रही है। आप एक तरफा इस बात के लिए ये विपक्ष को मुद्दे चाहिए, बोलने के लिए बहाना चाहिए, लेकिन आपको इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते कि भाई इससे बहुत बड़ा हाहाकार मच रहा हो। जी देखिए, इस बार जो कांग्रेस है जिसने अपनी गठबंधन से सरकार बनाई, समाजवादी पार्टी, उसके अंदर बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। अखिलेश यादव का क्या कुछ रहा इसमें, उन्होंने कैसे प्रचार किया होगा कि उन्होंने जनता को इस बार अपनी तरफ खींच लिया है पूरा, क्या लगता है इसके पीछे आपको? 10 साल की मेहनत है, अखिलेश जी की 10 साल की मेहनत है और वो मेहनत उनकी रंग लाई। अब की बार वो जनता तक ये संदेश पहुंचा सके कि जो ये रूलिंग पार्टी है ये कुछ नहीं कर रही है, बेरोजगारी फैल रही, बेरोजगारी उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया वहाँ पे, महंगाई का उन्होंने मुद्दा बनाया, और शायद वो उसको जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे। तो उसका ये परिणाम है। तो यूपी में जो आश्चर्यजनक जो परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी की वोट का भी वो ध्रुवीकरण कर पाए। भाजपा पे यादव जो ओबीसी वर्ग है, एक तो किसान आंदोलन, दूसरा अखिलेश जी यादव समाज पर पकड़ तो कुछ रखते ही हैं, तभी आज 35 सीटों पर लीड कर रहे हैं वहां से। तीसरा मुस्लिम वोट को भी वो अपनी तरफ झुका पाए हैं। तो ये बहुत से कारण रहे हैं कि तो लगातार जो बोलने से या लोगों के टच में रहने से कहीं ना कहीं सिंपैथी की, मानो आप कैसी रूलिंग में भी रही है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो जनता में पकड़ तो है, कहीं ना कहीं जनता का विश्वास वो जीत पाए हैं। जो इस बार आप पार्टी का हाल बड़ा बेहाल हो रखा है, क्योंकि जो मेन जो जड़ थी केजरीवाल, वो अभी जेल में है और पूरी पार्टी का ये आरोप रहता है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। क्या लगता है इस पूरे मामले को देखकर, या जितनी आपने न्यूज़ आज तक देखी हैं, उस पूरे का अगर अपन देखे मैटर को, तो क्या लगता है इसके पीछे का? मैम इसमें जैसे बीजेपी का हाथ कहना तो गलत होगा। आप देखिए कि कहीं ना कहीं ईडी ने जांच करी, उसमें इन्हें दोषी पाया गया, और ये बार बार समन भेजने के बाद भी ये वहाँ पे ईडी में केस नहीं, उसके परिणाम स्वरूप इनको गिरफ्तार किया गया। कोर्ट अपना काम कर रहा है, जांच एजेंसी ईडी अपना काम कर रही है, और अब मैं ये देख रहा हूँ जो परिणाम जो आ रहे हैं, जो दिल्ली के परिणाम आ रहे हैं, तो ये शायद जनता की सहानुभूति भी इनके साथ नहीं है, नहीं तो इनकी स्थिति ऐसी नहीं होती, शायद फिर 7 सीट पे शायद बीजेपी आगे है, आपकी दिल्ली से एक भी सीट नहीं आ रही। तो मतलब लगता है कि जो इसमें किसी पार्टी का हाथ नहीं कर सकते, जो कर रही है, जो संस्था है अपना काम करेगी और निष्पक्ष काम कर रही है, वो दिख रहा है। आप पार्टी का लगता है इस बार सरकार बना पाएगी? जो दिल्ली की जनता कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली की जनता के मुर्गा को फ्री की जो रेवड़ी खाने की जिसको आदत हो गई ना, एक जो नया राजनीति पैटर्न जो चालू किया केजरीवाल जी ने, फ्री की रेवड़ी, इसका बहुत बड़ा खामियाजा हो सकता है आने वाले समय में देश को भुगतना पड़े। लेकिन जो लोगों को आदत पड़ गई तो इस बारे में नहीं कह सकते, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी पकड़ कमजोर नहीं की अब तक। आज शायद 7 की 7 सीटें दिल्ली की शायद बिल्कुल दिल्ली में आई, बढ़त ली हुई है, मैं जहाँ तक जानता हूँ। जी बिल्कुल, 7 सीटें बीजेपी ने। अक्षय कन्हैयालाल जी भी पीछे ही हैं। जी, तो कहीं ना कहीं पकड़ तो मजबूत, मनोज तिवारी जी तो लगातार हैं, मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर, तो कहीं ना पकड़ तो है। अब सरकार विधानसभा के अंदर ये बीजेपी डिफीट कर पाएगी आपको कह नहीं सकते। कहीं ना कहीं हरे को ये जेल में डालने वाला प्रकरण भी, इसके दोनों ही रिजल्ट आ रहे हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। कहीं ना कहीं सिंपैथी भी है तो कहीं ना कहीं आक्रोश भी है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी की तानाशाही है, तो कुछ अगर रुझाने की ठीक है, कोर्ट अपना काम करे, इसमें बीजेपी क्या करेगी? जी, जो काम होता है सबूत के आधार पे होता है वो। यदि बीजेपी के चलते तो बीजेपी इसको बाहर ही नहीं आने देती, केजरीवाल जी को बेल नहीं मिलने देती, तो जुडिशली अपना काम कर रही है। जी जी बिल्कुल। और एक बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा रहता है, हर पार्टी उठाती भी है, तो क्या सच में भाजपा की सरकार के अंदर कोई युवा जो है वो बेरोजगारी की वजह से परेशान हो रहा है? मतलब सच में क्या भाजपा बेरोजगारी का एक वो थंब नहीं बना पा रही है जो और पार्टियों ने कभी बनाया होगा? बेरोजगारी मुद्दा सदैव से रहा है, चाहे कांग्रेस सरकार रही तो भाजपा ये मुद्दा उठाती रही, विपक्ष हमेशा मुद्दा उठाते रहा। अब मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है कि कितना रोजगार दिया, पर रोजगार मिल भी रहा है, उसको आप चाहे रोजगार किसी रूप में मिल रहा है, चाहे सरकारी नौकरियों में मिल रहा है, चाहे प्राइवेट रूप में मिल रहा है,
बाकी ये मुद्दा सदैव से रहा है कि बेरोजगारी। जी, अभी चुनाव के कुछ दिन पहले ही अभी हम देखेंगे कि 29 मई को और 1 जून को जब प्रधानमंत्री मौन पे चले गए थे, तो उनके मौन की वजह से बड़ा जंजाल सा एक पैदा हो गया था, बहुत राजनीतिक गर्मा गई थी कि मोदी जी के ऊपर कई आरोप भी विपक्ष ने लगाए। तो क्या ये मौन जो प्रधानमंत्री ने करा था वो इस बार अपने इसके अंदर क्षेत्र में आने के लिए किया, पीएम बनने के लिए वापस किया था क्या? ये उनका निजी जीवन है, देखिए निजी लाइफ। कई पार्टियां कयास लगा रही थी, कई पार्टियों ने ये कहा कि वो हमसे डिबेट नहीं कर सकते खुलकर उनके ऊपर, और कई का कहना ये है कि वो बस सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनकी जेब भरने में लगे हुए हैं। तो क्या ये सच है? ये अंबानी अडानी का जो मैटर हमेशा जो राहुल गांधी उठाते रहते हैं। मैम, अंबानी अडानी क्या 2014 से पैसे वाले बने? इससे पहले इनका कोई साम्राज्य नहीं था हिंदुस्तान में जी। ये सिर्फ कहने के मुद्दे हैं, कुछ नहीं है। आप यदि स्टडी करेंगे तो जो टेंडर अडानी जी को मिले हैं शायद कांग्रेस टाइम में ज़्यादा मिले हैं उनको। और जहाँ तक है मैं जानता हूँ कि जो बड़े घोटाले, जो पहले बहुत हाई लेवल के जो घोटाले थे, शायद पिछले 10 साल में पूरी शांति लगी हुई है। सबसे बड़ी बात, मैं हालांकि हो सकता है कि मेरी डिबेट में आप मुझे बीजेपी की तरफ से माने इस बात को लेकर, बीजेपी का पहले हर जगह एक बैनर लगे रहते जहाँ पर आप बस स्टैंड में जाते थे, लावारिस वस्तु को ना छुएं, किसी भी लावारिस चीज को हाथ ना लगाएं। वो कहाँ गए वो बैनर? वो कहाँ गए? कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने अपना काम किया है। मोदी जी ने जो वादे किए थे देश से, धारा 370, कश्मीर से आवाज आती थी कि देश में आग लग जाएगी, आग तो एक पत्ता नहीं तक नहीं फूका, और धारा 370 ऐसे हटा दी जाए गधे की सिर से सिंगाए हुए हो। आप राम मंदिर ये कहता है, विपक्ष हमेशा ये बोलता था कि राम मंदिर पे बीजेपी को राजनीति करनी है, इनको राम मंदिर बनवाना नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। इन्होंने वादा किया, बाकायदा उसकी नींव रखी, और चुनाव होने से पहले अपने ही कार्यकाल में उसका उद्घाटन भी किया। तो आप बहुत से मुद्दे देखोगे तो ऐसा नहीं है, बीजेपी ने बहुत से मुद्दों को परमानेंट सोल्व किया है। जो देश की बहुत बड़ी पुरानी जो समस्याएं थी, आज मैं अभी मनाली गया था, अभी आपको बताया ना लेटेस्ट ही, आप अटल टनल के अंदर से निकला तो एकदम से मतलब छाती ये मान लो चौड़ी हो जाती है हमारे देश के देख के। कितना 9.5 किलोमीटर लंबी टनल उस ऊंचाई पे 10,000 फीट की ऊंचाई पे जा करके, और 9.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाना सोच नहीं सकता देश। अरे हमारे पास में क्या कहती थी इंडिया जो पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमारे पास सैनिकों को खरीदने के लिए, एम्यूनिशन खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। आज हम टनल बना रहे हैं, उससे पहले 15-15 किलोमीटर लंबी टनल बन रही है। 4 वे रोड बन रहा है 4 लेन का, वो भी कहाँ तक, रोहतांग तक बना रहे हैं। आप कहाँ तक सोच चल जा चुकी है आपकी। तो कहीं ना कहीं मुद्दे पूरे हुए हैं, लेकिन देखो ये राजनीति है, जो विपक्ष है वो अपने मुद्दे उठाएगा। यदि आज बीजेपी विपक्ष में बैठती है तो बीजेपी भी इन्हीं मुद्दों को से सरकार को घेरेगी, क्योंकि देश के पास कोई नए मुद्दे तो आने से रहे। बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हमेशा विपक्ष के हथियार रहे हैं, और ये हमेशा चलते रहेंगे। कई मतलब जो ओबीसी हैं, ठीक है, जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, और कई लोगों का कहना ये है कि भाजपा जो है हिंदुत्व को फैला रही है और जो कौम है उनको नकार रही है, और स्पेशली मुस्लिम को। तो क्या सच में भाजपा सिर्फ एक हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही है और जो मुस्लिम कौम है उसको एक पीछे, मतलब उनको खत्म करना चाहती है? नहीं, सत्य नहीं है कि किसी वर्ग को खत्म करना चाह रहे हैं। आज मुस्लिमों के लिए काम हो रहा था, जो वक्फ बोर्ड को जो पैसा पहले जा रहा था वो इनके शासन में भी जा रहा है। हज यात्रा जैसे सुचारू रूप से हो रही थी वैसे ही हो रही है। ऐसा कुछ देखने को नहीं लगता कि किसी वर्ग को खत्म करना चाह रहे हैं, और ये संभव भी नहीं। भारत जैसे देश में ये संभव भी नहीं। आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कोई गवर्नमेंट ने कोई भेदभाव नहीं किया कि ये मकान तो 40 मकान तो हिंदुओं को देंगे और 60 मकान मुस्लिम को देंगे, या मतलब किसी प्रकार का कोई कोटा फिक्स किया हो कि आप उनको मुस्लिम समाज को पीछे धकेल दिया हो। आज कोई भी योजना लागू होती है उसके अंदर कहीं लिखा हुआ है कि इसके ये योजना सिर्फ हिंदू के लिए है। राशन कार्ड से राशन लेने जाता है तो क्या मुस्लिम को राशन? जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप यदि हकीकत के धरातल पे आएंगे तो राशन कंट्रोल का जो राशन मिलता है उसमें से 60% जो उनके कस्टमर हैं
वो आपको मुस्लिम ही मिलेंगे, 40% हिंदू मिलेंगे आपको जी। तो उसमें गवर्नमेंट ने कहीं ये बात तो नहीं लिख रखी, चाहे भजन लाल जी की सरकार हो चाहे गहलोत जी की सरकार हो, ना गहलोत जी ने कभी रोका ना आज भजन लाल जी कभी रोक रहे। हाँ, कांग्रेस की एक नीति है, कांग्रेस के वो हार्ड वोटर हैं, तो कांग्रेस कहने का तुष्टीकरण की राजनीति का इनको पर आरोप लगता रहा है। शायद ये टैग हट जाए तो हो सकता है बहुत आज मोदी जी देश में इतने आगे नहीं बढ़ पाते। इनके तुष्टीकरण की राजनीति का चलते एक प्रभावित हिंदू आज किसी न किसी रूप में अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए योगी और मोदी जी के चेहरे की तरफ देखने के लिए मजबूर हो गए, जिसी का परिणाम है कि मोदी जी आज तीसरी बार नरेंद्र चाचा नेहरू के बाद में तीसरी बार देश का कोई प्रधानमंत्री जो लगातार हैट्रिक बनाने की तरफ चल रहा है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो कुछ तो बात है, कुछ बात नहीं होती तो आज वो यहाँ तक नहीं होते। शायद वो 24 साल का भी लगातार सत्ता में रहने का भी रिकॉर्ड आज वो ये चुनाव में वो बनते हैं तो उसको वो भी रिकॉर्ड तोड़ करके 30 साल की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। भाजपा ने राम मंदिर बनाया, मगर आज देखेंगे तो अयोध्या से ही भाजपा को वहाँ के वोटर्स थोड़ा नकार रहे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है वहाँ को भाजपा से। तो मंदिर बनाया और अगर उस पर राजनीति कर रहे हैं तो भाजपा का क्या ये मोटिव था कि मंदिर बनाने के बाद वहाँ के वोटर्स को भी खींचा जाए? क्योंकि वहाँ अगर देख रहे हैं, वहाँ के जो आंकड़े दिखा रहे हैं, तो वहाँ से भाजपा को इतना जो एक मिलना चाहिए था, जो वोट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया है। उसका क्या कारण है? राम मंदिर में आस्था का प्रतीक है, इसको राजनीति से जोड़ना मैं तो उचित नहीं मानता कि अपन राजनीति से जोड़ें, इस वजह से कोई जीत रहा है या इस वजह से हार रहा है, तो मैं तो गलत मानता हूँ। ये तो हिंदू धर्म की आस्था थी, आस्था का प्रतीक है और बहुत अच्छा राम मंदिर बना है। मैं खुद वहाँ राम मंदिर गया था, दर्शन करके आया था, बहुत अच्छी व्यवस्था है और सब मुझे तो अच्छा लगा और मैं इसको राजनीति से जोड़ना तो उचित नहीं मानता। मैम कुल मिलाकर के राम मंदिर को लेकर के वास्तव में सोचने वाली बीजेपी के लिए अध्ययन करने वाली बात है जी जी कि आपने जिस क्षेत्र के लिए इतना विकास कर रहे हैं वहाँ की पब्लिक आपकी तरफ क्यों क्या आंकड़े रहे हैं, क्या कारण रहे हैं, जमीनी स्तर पर इनको कहीं ना कहीं का होमवर्क की जरूरत है जी। वरना इतना अयोध्या से डिफीट खाना वास्तव में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।